तो अब लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैं आपसे ये रिपीट कर रहा हूं कि जो पूरा का पूरा आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसमें सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ आवर्स हमारे लगेंगे वो चैप्टर नंबर 2 के ऊपर लगने वाले हैं, चैप्टर 3, 4 और 5। ठीक है, अगर आप इसको नाम से बोलो तो डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट, ये आपका टोटल का टोटल जो है ज्यादा टाइम लेने वाला सिलेबस है। और एक है नेशनल इनकम, जिसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहला आपने हेडिंग डालनी है डिमांड। ये क्या हो गया भाई? तो डिमांड का मतलब क्या होता है? सबसे पहला मीनिंग, कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड? इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड का मतलब क्या है? चैप्टर 1 पढ़कर आए हो सभी के सभी? चैप्टर 1 में सबसे पहले बात की गई थी, आपको यह बताया गया था कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हाउस होल्ड का मैनेजमेंट, या हाउस होल्ड बोलते हैं। इसका एक वर्ड था ना, ओइकोनोमिया, मींस हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो कोई भी हाउस होल्ड अगर अपने घर को चला रहा है या एक फर्म अपने बिजनेस को चला रही है, तो वो अपने घर को चलाते वक्त और बिजनेस को चलाते वक्त बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेते हैं जो घर के मैनेजमेंट में बड़े जरूरी होते हैं। अब जैसे कि मैं एक प्रोड्यूसर हूं, ठीक है, मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मैं भारत के अंदर, भारत कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स इकोनॉमी। मैं एक प्रोड्यूसर इंडिया के अंदर कौन से ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करूं जिसको लोग परचेज करेंगे, क्योंकि अगर लोगों ने परचेज नहीं किया तो मैं उस गुड्स को अगर प्रोड्यूस करता हूं तो उसका कोई बेनिफिट है क्या? कोई बेनिफिट नहीं है। मैं उसी गुड्स को प्रोड्यूस करने वाला हूं ना जिसकी, अगला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी कंज्यूमर्स क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। ऑल वेल। तो फिर समस्या ये आती है कि डिमांड जो है वो अराइज कैसे होती है, मतलब डिमांड क्रिएट कैसे होती है, ये क्वेश्चन है। कोई भी डिमांड क्रिएट किस तरीके से होगी? ठीक है, तो भाई आप सभी यहां पर बैठे हुए हो और ऑलमोस्ट सारे के सारे, बस एक बच्चे को छोड़कर यहां सब सीए वाले बैठे हैं। आप सभी जितने भी लोग यहां पर बैठे हो उन सबके कुछ ना कुछ अपने ड्रीम्स होंगे, है या नहीं? कौन सी कार पसंद है भाई? कार चाहिए कोई सी भी, मैं बुध बाजार से खरीद के ले आऊं 10 रुपए वाली तो? ओहो, ये क्या हो गया? चलो आ गई। तो कोई सी भी कार चाहिए, एक अच्छी सी बताओ कोई नाम। और भाई कौन सी कार पसंद है बेटा? नहीं, पीछे। स्कोडा सिलाविया। और एक थोड़ी इजी सी कार बताओ ना जो डेली चलती हो मार्केट में। क्रेटा। चलो भाई, यहां पर आप में से किसी एक भाई की, अभी अभी आप सभी के सभी स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप सबका मन है कि यार एक कार जीवन में होनी चाहिए, होनी चाहिए या नहीं? तो आप सबकी डिजायर हुई कि आपके पास कार होनी चाहिए, यस?
तो क्या आप में से यहां पर कितने, जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, क्या, देखो मैं आपके फादर की बात नहीं कर रहा हूं, मम्मी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर्सनली आपकी बात कर रहा हूं, ठीक है, तो दिल पे मत ले लेना। तो क्या यहां पर आप सबकी अभी एबिलिटी है उस कार को खरीदने की? तो आपकी जो डिजायर हुई है, आपकी डिजायर से कार कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट नहीं। तो जो डिमांड क्रिएट होती है उसके ना मेन तीन एलिमेंट होते हैं, तीन बातें होती हैं। एक तो आदमी की डिजायर होती है किसी भी चीज को खरीदने की। जैसे मेरी डिजायर है कि मैं फॉर्च्यूनर खरीदूं, पहले थी अब नहीं है, कि मैं फॉर्च्यूनर खरीदूं। तो डिजायर होने से गाड़ी मेरे घर पे, उसके लिए मेरी क्या होनी चाहिए? एबिलिटी टू पे। यस और नो? तो डिमांड को क्रिएट करने के लिए टोटल तीन मेन मुख्य बातें होती है। उसमें सबसे पहला होता है कि बंदे की क्या होनी चाहिए? डिजायर होनी चाहिए। लेकिन डिजायर से डिमांड कभी क्रिएट नहीं होती। डिमांड क्रिएट होती है नंबर 2 पॉइंट, एबिलिटी टू पे से। ऑल वेल। अब एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अभी कुछ समय पहले की बात है, थोड़े समय पहले की बात है। मैं और मेरे दो दोस्त जो है वो वृंदावन से दिल्ली की तरफ आ रहे थे गाड़ी में, ठीक है। मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा दोस्त है बगल में बैठा हुआ था, एक पीछे बैठा हुआ था, बातें करते हुए आ रहे थे। जो मेरे बगल में बैठा हुआ था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कौन है? सीए। उसी टाइम आईफोन 15 लॉन्च हुआ। ये सितंबर मंथ की बात है, लास्ट मंथ ही हुआ था ना, सितंबर अक्टूबर आई थिंक। तो आईफोन 15 लॉन्च हुआ। तो आते वक्त दिल्ली की तरफ आ रहे थे, तो मेरे दोस्त ने बोला यार आईफोन 15 लेने की इच्छा हो रही है। ऑल वेल, मैंने कहा ठीक है भाई, अभी चलते हैं, अभी एंट्री मारते हैं। नोएडा हम पहुंच, आधे घंटे में नोएडा पहुंचने वाले थे। तो कह रहा घर नहीं जाएंगे, एक काम करते हैं सीधा फोन लेने चलते हैं। तो जीआईपी मॉल सेक्टर 18 नोएडा में गए हो, द ग्रेट इंडिया पैलेस, उसके शायद सेकंड या थर्ड फ्लोर पर रिलायंस डिजिटल है। तो मैं और मेरे दोनों दोस्त वहां पहुंच गए, हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई, सीधा पहुंच गए, सेकंड फ्लोर पे है आई थिंक, चले गए। तो वहां पर रिलायंस डिजिटल में हम लोग डायरेक्टली गए, आईफोन का पूरा स्टॉल लगा हुआ है उनके पास। वहां गए, एक मैम आई, बात हो गई थी, आईफोन खरीदना है, इतने जीबी का खरीदना है, शायद 1,10,000 के आसपास का वो फोन था, इतने जीबी का खरीदना है, ठीक है। सारी बात ओके, डन हो गई। पहले ये बताओ कि डिमांड का एलिमेंट नंबर 1, डिजायर मेरे दोस्त की थी या नहीं थी फोन खरीदने की? अच्छा, मैंने आपको क्यों बताया कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है? उसकी एबिलिटी टू पे भी, दो दो एलिमेंट मैच हो गए डिमांड क्रिएट करने के। अच्छा, ये ऑन फिर से करना पड़ेगा। तो दो एलिमेंट मैच हो गए, कोई टेंशन नहीं। अब वहां पर मैम थी, वो जो फोन दे रही थी, सेल्स पर्सन जो थी, सब कुछ हो गया। मेरे दोस्त ने अपना कार्ड भी निकाल के ऊपर वाली जेब में रख लिया। बस अब परचेज होने ही वाली थी कि वो आकर फोन के बारे में बताती है कि हमारे पास सिर्फ एक कलर है, ब्लैक कलर, और मेरे दोस्त को चाहिए था कोई और कलर। उसने कहा कि जी मुझे वो वाला कलर चाहिए, मैं ये वाला नहीं लूंगा, मेरी इच्छा ये वाले कलर लेने की नहीं है, तो दूसरा कलर चाहिए मुझे। तो उसने, मैडम ने बोला जी सर दूसरा कलर तो नहीं है अभी, अभी हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है, ये है वो है, नेक्स्ट वीक आ जाएगा। मेरे दोस्त ने बोला ठीक है, नहीं ले रहा। हम वहां से आइसक्रीम खा के आ गए। डिजायर हुई लेकिन डिमांड क्रिएट, सिर्फ डिजायर हुई लेकिन डिमांड क्रिएट, एबिलिटी टू पे भी थी, डिमांड क्रिएट। तीसरा एलिमेंट होता है आपका विलिंगनेस टू बाय भी होना चाहिए, खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए। सलमान खान का मूड हुआ
कि भाई जुहू में एक बंगला खरीदेंगे। किसका मूड हुआ? मतलब सलमान खान की डिजायर हुई कि जुहू में एक बंगला खरीदते हैं। तो डिमांड के जो 3 एलिमेंट मैंने बताए आपको जैसे क्रिएट होती है, उसमें नंबर 1 क्या है? डिजायर। तो सलमान खान की डिजायर हुई। बताओ वो बंगला खरीद सकता है या नहीं? एबिलिटी टू बाय में कोई टेंशन? तो वो जुहू गया, उसने जुहू में एक बहुत बढ़िया सा बंगला देखा। अब वो बंगला पहले खरीदने से पहले देखेंगे ना, वो अंदर घुसा, उसने पूरा घर देखा, बिल्कुल मस्त इटालियन मार्बल, ये वो स्विमिंग पूल वगैरह वगैरह सब कुछ। वो गया एक कमरे में, उसने खिड़की खोली और बिल्कुल साइड में सामने ऐश्वर्या राय दूसरी खिड़की पे खड़ी थी। सलमान खान का मूड खराब हो गया, नहीं खरीदना यहाँ पे। क्यों? सलमान और ऐश्वर्या के बारे में जानते हो सब, उन्हें नहीं खरीद रहा। डिजायर थी, एबिलिटी टू बाय थी, विलिंगनेस नहीं। ऑल वेल। तो भाई कईयों की डिजायर होती है, एबिलिटी टू बाय भी होती है, बट विलिंगनेस नहीं होती तो भी डिमांड क्रिएट। तो सर जी डिमांड को क्रिएट करने के लिए हमारे पास तीनों चीजों का होना बहुत ठीक है। श्री गणेश करें चैप्टर का, स्टार्ट करें। फिर कई सारी बातें इसमें आपको मैं बताऊंगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। खासकर शुरुआती 2 क्लास इतनी ब्रिलियंट तरीके से, उसके बाद थोड़ा वो ग्राफिकल टेबुलर आ जाता है तो हल्का बच्चा बोरिंग हो जाता है। तो मीनिंग की बात सबसे पहले करेंगे। लिखो मेरे प्यारो, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज that consumer are willing and able to purchase oblique buy in a given market at various prices in a given period of time. ऑल वेल मेरे प्यारे बच्चे, यहां क्या लिखा हुआ है? इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या लिखा है? जब भी, जैसे इन अ डे, इन अ मंथ, आज टमाटर का भाव ये है, इसको हम फ्लो नहीं बोल सकते। ये कौन सा कंसेप्ट है? क्वांटिटी डिमांड एक फ्लो कंसेप्ट है। ऑल वेल, समझ गए? इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमारा सबसे पहला क्या है? मीनिंग। तो नंबर 2 लिखें। समझ में आ गया क्या लिखा है? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज और बाय इन अ गिवन मार्केट एट वेरियस प्राइसेस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड के बेसिक फैक्टर्स क्या क्या हैं?
तो सबसे पहला बेसिक फैक्टर है मेरे प्यारों, सबसे पहले क्या होनी चाहिए? डिजायर फॉर स्पेसिफिक कमोडिटी। एग्जाम्पल अभी जो मैंने दिया, क्या? फोन। किसी भी स्पेसिफिक कमोडिटी की डिजायर। अच्छा एक बात बताओ, मेरी डिजायर है कार खरीदने के लिए, तो मेरी जेब में पैसा होना चाहिए या नहीं? तो कहते हैं रिसोर्सेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू परचेज या बाय जो भी आपने डिमांड करी है। तो लिखो मींस ऑब्लिक रिसोर्सेज टू परचेज द डिजायर्ड कमोडिटी। ऑल वेल? अच्छा, कईयों पे डिजायर भी होती है और मींस या रिसोर्सेज, इसको मैं एबिलिटी बोल सकता हूं, ये भी होती है, लेकिन उनकी विलिंगनेस नहीं होती। तो खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो लिखो विलिंगनेस टू स्पेंड। और चौथा, वो गुड्स आपके लिए अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। पता चला आपकी डिजायर तो है, एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, लेकिन वो चीज ही अवेलेबल। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी एट ए सर्टेन प्राइस, प्लेस और टाइम। आ गया समझ में? ऑल वेल है बच्चे? ठीक है। तो अब यहां पर आपके इस चैप्टर में क्या होने वाला है? नंबर 3 पॉइंट लिखो, रिलेटेड पॉइंट्स। नंबर ए लिखो, क्वांटिटी डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस एट ए, हमेशा क्वांटिटी डिमांड एक्सप्रेस होगी किसी गिवन प्राइस पर, किसी गिवन प्राइस पर। और प्राइजेस क्या होते रहते हैं? चेंजेस एट डिफरेंट प्राइजेस, डिफरेंट क्वांटिटीज
of a commodity are generally demanded। बिल्कुल बेसिक और लॉजिकल है। कल रात को हम लोग गए फ्रूट मार्केट, ठीक है, मैं और मेरी मम्मी फ्रूट मार्केट गए कल। तो कई सारे फ्रूट हम लोगों ने लिए। तो सबसे पहले हम गए मैंगो, आम लेने के लिए। तो आम था 80 रुपीज पर केजी, ठीक है। 80 रुपए में उसने आम बोला, हमने थोड़ा भाव तोल किया तो उसने 70 रुपए का दे दिया। 140 रुपए में हमें मिले 2 किलो आम, ठीक है। अब आम भाई किसको पसंद नहीं है, लेकिन हमने कितने खरीदे, 2 किलो। थोड़ा सा और आगे गए तो हमने खरीदी लीची। लीची थी 200 रुपए किलो। कितनी महंगी है। हमने ले ली भाई, 1 किलो दे दे, जबकि ज्यादा लेने का मन था, भाई चले 1 किलो दे दे। मैं हर घर की कहानी बता रहा हूं, ठीक है। 1 किलो लीची ले ली। फिर गए, वो तरबूजे नहीं आ रहे, तरबूज, तरबूज वाले से पूछा कितने रुपए किलो, कहता 15 रुपए किलो। मैं कहा भाई ये दो बड़े बड़े उठा के तोल दे। तो कुछ दोनों मिलाकर 9 किलो के थे। एक 5 किलो का था और एक 4 किलो का। मैं कहा भाई तोल के। तो तरबूज लिए मैंने 9 किलो। ऐसा क्यों भाई, फलों के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रहा हूं। आम देख, सबसे महंगी थी लीची। तो लीची जब महंगी थी और खानी भी है, तो एक काम करते हैं, थोड़ी कम क्वांटिटी में खा लेंगे। फिर था आम, सेकंड नंबर में महंगा। अब महंगा भी है, लेकिन यार आम तो यार आम ही होता है, तो चल उसको 2 किलो ले लिया। लेकिन जब बात वाटरमेलन की आई, मतलब तरबूज की, तब पता लगा कि 15 रुपए किलो है। तो मैंने कहा भाई तोल दे। एक बार को तो मन हुआ कि सारे खरीद के बगल में रेडी भी लगा लूं, 20 रुपए किलो है। कुछ आ रहा है समझ में। अब इस लाइन को पढ़ते, कहता क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस एट ए गिवन, एक गिवन प्राइस होगा और प्राइसेस बदलते रहते हैं। एट डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी आर जनरली डिमांड। टमाटर जैसे 20 रुपए केजी है आज की डेट में, तो लोग अपने घर में ले जाते हैं भाई 2 किलो 3 किलो, एक हफ्ते का ले जाते हैं, 4 दिन का। अभी कुछ समय पहले टमाटर पहुंचा था 300 रुपए किलो, पता है आप लोगों को। तो कईयों के घर में तो सब्जियों में टमाटर डल ही नहीं रहा था, और अगर डल भी रहा था तो बिल्कुल नाम का, ऐसे जैसे प्रसाद नहीं मिलता थोड़ा थोड़ा, वैसे। क्यों, क्योंकि टमाटर बहुत महंगा है। तो डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी आपकी डिमांड की जाती है। समझ में आ गया। चलो बी पॉइंट लिखें इसका। क्वांटिटी डिमांड, वैसे मैं ये बता चुका हूं बट एक बार और लिखवा देता हूं। क्वांटिटी डिमांड, बेटे बताओ क्वांटिटी डिमांड स्टॉक है या फ्लो, इज ए फ्लो एंड नॉट ए सिंगल आइसोलेटेड परचेज। यस, वो एट ए अगर लेते तो स्टॉक होगा, बट अभी क्या है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए क्या होता है, फ्लो होता है। मैं करवाऊंगा, ये भी लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड इज ए फ्लो एंड नॉट a सिंगल आइसोलेटेड परचेज, hence demand is expressed as quantity per period of time
एग्जाम्पल, 100 liters of petrol per day, 1000 kg of tomato per week, etc. पहली बात समझ में आ गई? ओके बेटे। अब जरा अगली बात ध्यान से समझना। ये है हमारा टॉपिक नंबर 1, डिमांड। टॉपिक नंबर 2 मैं आपको कराऊंगा इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। पहले हेडिंग लिखो फिर समझाता हूं। इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। कोई बताएगा इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या डिफरेंस है? मार्केट भी माइक्रो में ही होती है। यस, इंडिविजुअल मतलब एक कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, और मार्केट डिमांड मतलब फर्म फर्म कर रही है, फर्म। ऑल वेल। इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल कंज्यूमर जो है वो डिमांड क्या करता है, और मार्केट डिमांड मतलब होल मार्केट क्या डिमांड कर रही है। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर होल मार्केट की डिमांड को मैं क्या कहता हूं? मार्केट डिमांड। और इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक सिंगल बंदे की डिमांड। ऑल वेल। मैं कह तो रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा था वाटरमेलन जो है वो मार्केट की आज की डेट में डिमांड है, क्योंकि गर्मियां क्या है या नहीं बताओ? लेकिन क्या सारे इंडिविजुअल उसको खरीदते होंगे? कई लोगों को वो पसंद आया। कुछ डिफरेंस? बहुत सारी डिमांड ऐसी होती है जो मार्केट की डिमांड होती है। मार्केट मतलब सारी फर्म्स की मिलाकर। एक सिंगल मार्केट की क्या डिमांड है? मैं यहां पूरे देश की बात नहीं कर रहा, वो क्या हो जाता, वो मैक्रो हो जाता। मैं एक सिंगल मार्केट की बात कर रहा हूं, इसको मार्केट डिमांड बोलेंगे। और इंडिविजुअल मतलब एक कंज्यूमर या एक हाउस होल्ड की डिमांड को क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। ऑल वेल। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना है, एंड देन आपका चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हो रहा है। ऑल वेल, तो लेट्स स्टार्ट। एक छोटा सा बॉक्स बनाओगे आप लोग, छोटा नहीं मतलब थोड़ा बड़ा ही बना लो। अरे बेसिस इंडिविजुअल डिमांड, इंडस्ट्री और मार्केट डिमांड।
सबसे पहले मीनिंग। तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है it shows the quantities of demand for a commodity by a particular consumer, आपके और मेरे जैसे, जिसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड एट वेरियस प्राइसेस। और ये क्या है? इट इज ए डिमांड ऑफ होल मार्केट दैट इज ऑल कंज्यूमर्स एट वेरियस प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। ऑल वेल? ठीक है। इट इज अ डिमांड ऑफ होल मार्केट दैट इज ऑल कंज्यूमर, मतलब एक पर्टिकुलर गुड्स के लिए पूरा मार्केट क्या डिमांड करता है। ठीक है। कंसेप्ट। एक बात बताओ, कंज्यूमर मार्केट का एक सिस्टम है या नहीं? मार्केट के अंदर आता है या नहीं? कंज्यूमर मार्केट से बाहर है या अंदर? तो इसको बोलते हैं सब सिस्टम ऑफ मार्केट। इट इज ए सब सिस्टम ऑफ द मार्केट डिमांड। इट इज ए सब सिस्टम ऑफ द मार्केट डिमांड। और इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? और सॉरी, इंडस्ट्रियल डिमांड क्या होती है? जब सारे इंडिविजुअल की डिमांड को जोड़ दो तो आपकी मार्केट डिमांड आएगी या नहीं? एक बात बताओ, आप सारे यहां पर इंडिविजुअल बैठे हो, अगर मैं आप सभी की डिमांड को जोड़ दूंगा तो मार्केट की डिमांड बनेगी या नहीं बनेगी? यस, बनेगी। तो नोट करें, इट इज ए बेटा कोई दिक्कत हो रही है क्या पीछे? बहुत देर हो गई। सम टोटल डिमांड ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द मार्केट। कोई दिक्कत भाई? दोनों पॉइंट में कोई समस्या? बेटे सब सिस्टम मतलब, देखो मार्केट ना एक सिस्टम है और इंडिविजुअल उस सिस्टम का एक हिस्सा है। जैसे आप सबको मैं जोड़ दूंगा तो मार्केट हो जाएगी, और आप में से ही एक बंदे को पकड़ू तो वो इंडिविजुअल हो जाएगा। तो आप में से एक को जो पकड़ा वो एक मार्केट का सब सिस्टम हो गया। ऑल वेल? और तीसरा पॉइंट लास्ट लिखो, डिपिक्शन। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको या तो आप कह सकते हो इंडिविजुअल डिमांड
शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और इसको आप कह सकते हो मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व। मेरे प्यारे बच्चों, बस अगला टॉपिक ही ये जो वर्ड है ना, शेड्यूल और ये वर्ड कर्व, शेड्यूल और कर्व। अब मेरा अगला टॉपिक आपको यही समझाने वाला है कि शेड्यूल और कर्व में क्या डिफरेंस होता है और ये क्या होते हैं। शेड्यूल एक चीज होती है डिमांड शेड्यूल और एक होता है डिमांड कर्व। इस चैप्टर के अंदर हमें कई बार सुनने को मिलेगा, तो मैं अभी इंट्रोडक्टरी जो पार्ट करा रहा हूं उसके अंदर सबसे पहले इसके बारे में कुछ बताऊंगा। नंबर 3, आंसर आप लोग दोगे, ऐसे लिखो, लिखो डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? और डिमांड शेड्यूल को करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अभी मैं वही वाटरमेलन की बात कर रहा था। कल जब मैं मार्केट गया तो मैंने ये देखा, अभी ना 1 महीने पहले वाटरमेलन खरीदा था मैंने, वो 30 रुपए केजी था जब नया नया मार्केट में आया था, गर्मी शुरू होते ही। कितने रुपए केजी था? तो मैंने वही 3-4 किलो, क्योंकि थोड़े वो बड़े आते हैं, 3-4 किलो का वो मैंने खरीदा। वो भी मुझे लगा यार थोड़ा कॉस्टली है, और कल मुझे वही चीज 15 रुपए केजी मिली। मतलब प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। और ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग ने क्लिक किया कि भाई थोड़ा सा ज्यादा खरीद ले, क्योंकि प्राइस क्या है? कम है। तो जब किसी गुड्स का प्राइस अगर कम होता है तो आप लोग उसकी डिमांड को क्या कर देते हो? मैं जनरली की बात कर रहा हूं, इसके कई सारे और भी बातें भी है, उनकी नहीं, जनरली की बात कर रहा हूं। जनरली अगर किसी गुड्स का प्राइस कम हो गया तो आप उसकी डिमांड को क्या करोगे? ज्यादा कर दोगे। और मान लो किसी गुड्स का प्राइस बढ़ गया। अब मान लो आज शाम को मैं गया वाटरमेलन लेने गया, वो कहता है सर 30 रुपए केजी, तो क्या मैं फिर से वो 9-10 किलो खरीदूंगा? मैं भाई 3 किलो 4 किलो दे दे। तो प्राइस के बढ़ने पर उसकी डिमांड क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। प्राइस बढ़ने पर मैं उस चीज की डिमांड कम करूंगा, और प्राइस के घटने पर उसकी डिमांड को मैं बढ़ाऊंगा। ये तो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड अभी थोड़ी देर बात कराऊंगा ना, तो वहां आपको समझ में आएगा। उससे पहले मुझे डिमांड शेड्यूल के बारे में बताना है। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एक टेबुलर फॉर्मेट है, एक टेबल होगी जहां पर मैं आपको इफेक्ट दिखाऊंगा प्राइस के कम होने पर डिमांड पे क्या असर पड़ा। ऑल वेल, तो पहले ना मैं टेबल बनाऊंगा। देखो छोटी सी टेबल बनाता हूं और आप मुझे आंसर देना। साइड में बनाते, प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी और डिमांड, क्यू को कहते हैं क्वांटिटी डिमांड। ऑल वेल, प्राइस मेरा 1 है जिस पर डिमांड मेरी 100 है, प्राइस बढ़ गया, डिमांड क्या करूं? पक्का कम कर दूं। प्राइस और बढ़ गया, डिमांड क्या करूं? प्राइस और बढ़ गया, डिमांड क्या कर दूं?
तो मैंने इस टेबल में आपको क्या करा, शो किया। इसको कहते हैं टैबुलर स्टेटमेंट। ऑल वेल, लिखो इसके बारे में जरा। डिमांड शेड्यूल, इट इज ए टैबुलर स्टेटमेंट showing relationship between various prices and their respective quantities and their respective। तो देखो मैंने यहां पर आपको एक रिलेशनशिप को प्रेजेंट किया या नहीं किया, समझ में आ गया? तो ये हमारी रिलेशनशिप के बारे में बताता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसी शेड्यूल के बेसिस पर हम लोग बनाते हैं कर्व। क्या बनाते हैं? डिमांड का एक कर्व होता है, ठीक है, और वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है। ग्राफ आपने बनाया होगा, ग्राफ ऐसे ऐसे फिर ऐसे, है ना? तो लिखो डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। नंबर 4 डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व के बारे में आप लिखें, इट इज ए geographical representation showing the relationship between various prices and their respective quantities। various prices and their respective quantities। समझ में आ गया? एक काम करते हैं, यहां पर एक रिलेशनशिप को मैं आपको एक्सप्रेस करता हूं, जरा देखना ध्यान से। ऐसी बनता है। इसको मैं क्या कहता हूं, लेफ्ट साइड को, इसको एक्स एक्सिस, इसको यहां आता है मेरा प्राइस, और यहां क्या आती है? प्राइस मेरा क्या है? 1 2 3 4। तो 0 1 2 3 4। क्वांटिटी मेरी क्या है? 70 80 90 100। इसमें कोई दिक्कत है बच्चे? इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो, 1.45 110, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो अब आप लोग बताएं मेरे को, टेबल को देखकर बताएं, ठीक है। मेरे एक प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड क्या है? 2 प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड क्या है? 3 प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड क्या है? और 4 प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड क्या है? आ रहा है कुछ समझ में? तो आपको नहीं लगता
डिमांड कर्व कैसा आ गया? डाउनवर्ड स्लोपिंग। कौन सा? इसके बारे में भी लिखवाएंगे आगे। फिलहाल तो मैंने आपको ये बताया डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व क्या होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटे मेरी डिमांड जो होती है वो एक कौन सा कंसेप्ट है? फ्लो कंसेप्ट। कौन सा? और अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वांटिटी डिमांड के बारे में। किसके बारे में? क्वांटिटी डिमांड। उसके बारे में बताऊंगा। ये बच्चे ने एक डाउट भी पूछा था, वो अब आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया, नोट हो गया। जरा ऊपर देखेंगे, एक बार ऊपर चले। मैंने आपको डिमांड की मीनिंग बताते हुए बोला डिमांड एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर आता है, इसीलिए मैंने इसको कौन सा कंसेप्ट बताया। लेकिन डिमांड आप करते किसके हो? किसकी करते हो? कमोडिटी की। कुछ क्वांटिटी खरीदोगे ना, या ऐसी कि सब दे दो? छोटे बच्चे हो 1 साल के, वही सब मांगते हैं। छोटे बच्चे को देखा है, उन सालों को कुछ भी दे दो, बोले कि और दो। बहुत कमीने होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, मेरा भी होने वाला है अभी। चले आगे बढ़े। तो पांचवा पॉइंट लिखेंगे हम क्वांटिटी डिमांड, नंबर 5। बेटे समझ में आ रहा है? एक जगह बन रही है दिमाग में चैप्टर की। नंबर 5 हमारा है क्वांटिटी डिमांड। मेरे प्यारे बच्चों, क्वांटिटी डिमांड का मतलब सब कुछ सेम है। लिखो, इट इज ए क्वांटिटी it is a quantity of goods of a good that a consumer is willing and able to buy at a given price at a given point of time at a क्या लिखा है यहां पर? एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ऊपर आओ जरा, यहां क्या लिखा है? एट ए गिवन। गिवन पीरियड मतलब पीरियड एक फ्लो होता है, फ्लो। और एक पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक कंसेप्ट नहीं हो गया? नहीं समझे? आपने 11th 12th में कई बार आपके टीचर्स ने एक्सप्रेस किया होगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करो तो वो स्टॉक है। और गिवन पीरियड ऑफ टाइम मतलब जैसे मेरी मंथली सैलरी, ये फ्लो है नहीं? और देश की पॉपुलेशन, आज देश की पॉपुलेशन 142 करोड़ है, आज है ना? तो ये स्टॉक हो गया। तो क्वांटिटी डिमांड आपका स्टॉक कंसेप्ट है, और डिमांड आपका क्या है? डिमांड तो होती रहती है, आप बेशक मत करो, कोई ना कोई तो करेगा। तो इसीलिए इसके नीचे लिखो, इट इज ए स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है,
अब बात करेंगे हम लोग लॉ ऑफ डिमांड की। नंबर 6 पे आ जाओ। एंड उसके बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। बहुत मजेदार होता है, तो काफी कहानियां उसके अंदर आती है। नंबर 6 है आपका लॉ ऑफ डिमांड। देखो लॉ यहां भी आ गया, कल भी आया था, कल भी लॉ पढ़ा था और आज फिर लॉ आ गया। इकोनॉमिक्स के अंदर लॉ। डिमांड का कानून क्या है? क्या कानून है डिमांड का? अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सर जी प्राइस बढ़ा दो, डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्राइस कम कर दो, डिमांड बढ़ जाएगी। अब मैं आप लोगों को गलत साबित करूंगा। अभी वहीं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं। अभी मैं आप सभी को गलत साबित करूंगा। देखो आप लोग ये कह रहे हो कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन मैं तो शाहरुख खान हूं। शाहरुख खान प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम करेगा क्या? पैसे की कमी है उसके पास, 250 करोड़ का तो घर है उसका, मन्नत प्राइवेट उसका, सब कुछ प्राइवेट है अपना, जहाज भी अपना है, यॉट भी अपना है, फार्म है, पूरी टीम है आईपीएल की। वो चाहे तो भारत के सारे थिएटर खरीद ले अभी बैठे बैठे, इतना पैसा है उसके पास। गलत तो नहीं कह रहा, सारे तो नहीं खरीद पाएगा बट काफी हद तक खरीद सकता है। तो भाई अब आप ये कह रहे हो कि सर प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, लेकिन दूसरी बात में आप ये कह रहे हो कि सर आप तो ये गलत कह रहे हो, शाहरुख खान तो डिमांड कम नहीं करेगा, मुकेश अंबानी थोड़ी कम करेगा। अभी मेरी शादी कुछ लाख में हो गई, मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए। कितने? अभी तक वो फंक्शन चल रहा है, कई महीनों से कर रहे हैं वो। हमारे यहाँ 2 ही दिन फंक्शन हुए थे, उसमें भी फूफा का मुंह बन गया था। उनके कई महीनों से फंक्शन चल रहे हैं, तो उनके लिए पैसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि पैसा उनके पास। एक तो ये कंसेप्ट होगा। चलो दोबारा आता हूं अपनी बात पे। मैं ये कह रहा हूं प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, यस और नो? मैं फिर दोबारा इसको गलत साबित करता हूं। मेरी इनकम पर मंथ की 10 लाख रुपए हो गई। अब बताओ मैं वाटर मिलन वाले से भिड़ू 5 रुपए के लिए? आपकी इनकम 10 लाख रुपए महीना हो जाए तो आम वाले से लड़ोगे, 3 रुपए कम कर, मैं नहीं ले रहा। आप शायद उसको टिप भी दे आओगे, ले भाई मौज ले, रेडी एक और खरीद। यस, गलत तो नहीं कह रहा? तो फिर गलत साबित हो गया ये लॉ ऑफ डिमांड। तो देखना, कुछ बातों को मैं कांस्टेंट रखता हूं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसको ना एक शब्द में कहते हैं केट्रिस पेरिबस। सुना है किसी बच्चे ने? सुना होगा सर, याद नहीं होगा, अब याद आया। केट्रिस पेरिबस, इट मींस अदर थिंग्स रिमेनिंग व्हाट? कांस्टेंट। अब वो अदर थिंग्स क्या होने वाली है? वैसे तो अदर थिंग्स कई सारी है, अभी हम पढ़ेंगे, आगे जाकर पढ़ेंगे वो, जब मैं फैक्टर पढ़ाऊंगा। एक दो बताए तो, मान लो किसी की इनकम बढ़ जाए तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है? और मैं ऐसे बंदे की बात भी नहीं कर रहा जिसके पास पैसा बहुत है, जिसके लिए स्टेटस सिंबल है महंगी चीज खरीदना। मैं ऐसी चीजों की बात भी नहीं कर रहा जो नीड्स है, मतलब नेसेसरी है, जैसे गैस सिलेंडर और मेडिसिन। मेडिसिन महंगी हो जाए, अस्पताल में डॉक्टर ने आपको पर्ची दी, दौड़ कर लेकर आओ, मम्मी एडमिट है आपकी। दुकान वाले से बोला लाओ भाई दवाई दे, दुकान वाले ने बोला 1200 रुपए दो। तुमने कहा भाई 1200 क्या, ये तो 1000 रुपए की आती थी। उसने कहा महंगा हो गया, कह रहा हम नहीं खरीद रहा, जा जब सस्ता हो फोन कर दियो। तो छोड़ के आ जाओगे, माँ वहां वेंटिलेटर पे बैठी हुई है। अरे भाई वो 12,000 बोलता है तो दे के आते, वो तो फिर भी 1200 मांग रहा है। तो यहाँ ये प्राइस वाइस का कंसेप्ट एप्लीकेबल। तो इन सबको मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, ओके? तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हेन प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज its quantity demand decrease and vice versa.
प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड। आपको नहीं लगता एक इनवर्स रिलेशनशिप जा रहा है? कौन सा रिलेशनशिप? देखो, ऊपर मैंने आपको डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व में, देखो डिमांड शेड्यूल में मैंने बताया प्राइस बढ़ रहा है, देखो 1 2 3 4, और क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है, 100 90 80 70। प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, नहीं लग रहा इनवर्स रिलेशनशिप है? देखो ये बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है, तो कौन सी रिलेशनशिप है? दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। और याद रखना, किसी भी शेड्यूल में अगर रिलेशनशिप इनवर्स होगा तो उसका कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा। ये इकोनॉमिक्स का कानून है। देखो ये कर्व ऊपर से कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है ना। किसी का भी अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो उसका कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड होने वाला है। इसके कई और नाम है इस कर्व के, मैं आगे बताने वाला हूं, नेक्स्ट क्लास में वो भी आ जाएगा। ठीक है, डन है। तो लॉ ऑफ डिमांड को नोट करते हैं। लिखो मेरे प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड, देयर इज एन inverse relationship between price of the goods and quantity demanded। ठीक है, while other things remaining कांस्टेंट, इसको आप कहते हो कैट्रिस पेरिबस। ऑल वेल प्यारो? ठीक है, तो डिमांड कर्व बना के दिखा रहा हूं, आप लोग भी बनाएंगे। यहां कौन सा एक्सिस है? यहां कौन सा है? यहां ओरिजिन। ठीक है, यहां मेरा प्राइस और यहां मेरा क्या है? इस प्राइस पर ऐसे बना देते हैं, इस प्राइस पर ये क्वांटिटी है। ठीक है, आप सभी मुझे आंसर दोगे। प्राइस बढ़ गया, पी से P1 हो गया, बताओ डिमांड क्या होगी? कम या ज्यादा? प्राइस मेरा P से P1 हो गया तो डिमांड Q से क्या हो जाएगी? और प्राइस मेरा P1 से P2 हो गया, मतलब कम। वहां प्राइस बढ़ा है, यहां प्राइस क्या हुआ?
कम, तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी? तो यहां पर Q से Q1 Q2, तो देखो डिमांड कर्व मेरा क्या है, डाउनवर्ड या अपवर्ड? तो ये मेरा डिमांड कर्व आ गया। यहां Q था, ये Q2, ये Q1। यस बेटे। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, अलग जाएगा डाउनवर्ड ही। अभी आगे जब मैं आपको इलास्टिसिटी पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको 5 अलग तरीके बताऊंगा प्रोपोर्शन के। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड जरूरी है, जितना परसेंट प्राइस बढ़ा उतना ही परसेंट डिमांड कम हो जाए, ये भी हो सकता है। जितना परसेंट प्राइस बढ़ा हो सकता है डिमांड उससे कई ज्यादा परसेंट में कम हो जाए। तो मैं आपको 5 अलग तरीके आगे बताऊंगा और उन पांचों के कर्व भी पढ़ाऊंगा कि उसके कर्व कैसे बनेंगे। ऑल वेल, अलग अलग होते हैं, एक ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, अलग अलग होता है। 5 अलग कर्व भी पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये जनरल कंसेप्ट समझ में आ गया। देखो मुझे ना इसके अंदर और भी एक दो चीजें बतानी है। दो मूड कर रहे हैं, एक तो मैं उसका अलग से टॉपिक वैसे भी पढ़ाऊंगा तो वहां करवाऊं, ये चलो जब सामने है तो एक बार हल्की झलक यहां देता हूं एंड देन दोबारा वहां पर जाएंगे, ठीक है? सब सुनना और ध्यान से और ज्ञान से। एक अच्छा सा पेन लेते हैं, कोई नया सा, ये वाला। देख भाई, यहां से मेरा डिमांड कर्व डाउनवर्ड गया है या नहीं? डाउनवर्ड मूवमेंट along with सेम डिमांड कर्व, डाउनवर्ड गया या नहीं? और डाउनवर्ड जाने से मेरे बच्चे डिमांड बढ़ी या घटी? बढ़ी ना? इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं? या इसको आप एक्सटेंशन भी बोल सकते हो। एक्सपेंशन मतलब बढ़ना। अच्छा, सेम डिमांड कर्व की बात हो रही है, देखो ये लाइन एक ही है ना, ठीक है? अब देखो, इसी Q से Q1 जब ऊपर गए तो मूवमेंट क्या हुई? क्या डिमांड कर्व चेंज हुआ along with सेम डिमांड कर्व? तो Q से Q1 डिमांड कम हो गई या ज्यादा? जल्दी बताओ। इसको मेरे बच्चे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए? इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का एक पूरा मैंने सेपरेट टॉपिक बनाया हुआ है, आपकी बुक में भी है, मैंने सेपरेट बनाया हुआ है, बहुत डिटेल में वहां बताऊंगा। फिलहाल इतना समझो, एक्सपेंशन मतलब डिमांड का बढ़ना और कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड का कम हो जाना। और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन तभी होंगे जब डिमांड कर्व पे मूवमेंट होगी, मतलब डिमांड कर्व सेम रहेगा। देखो इस पे मूव ही तो हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से, लेकिन कर्व शिफ्ट, कर्व इधर से उधर गया क्या?
क्या नया कर्व बना? एक ही पे ऊपर नीचे होगा तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, और डिटेल में अगली क्लास में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक ओके? चलो ध्यान से सुनना। क्या कॉपी क्यों बंद कर रहे हो भाई? अभी समय है हमारे पास। तो मैं इसको एक शॉर्टकट में लिखवाना चाहता हूं। लिखो प्राइस डिक्रीज तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? और जब क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई है, इधर देखो Q से Q2 पे, तो इसको क्या बोलता हूं मैं? इसको एक्सपेंशन और इसी को मैं, कर्व कहां गया, डाउनवर्ड या अपवर्ड? तो मूवमेंट मेरी हो गई डाउनवर्ड। समझ गए? और अगर प्राइस आप इंक्रीज की बात करोगे तो प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, जिसको मैं क्या नाम देता हूं? कॉन्ट्रैक्शन। और जिससे मेरा मूवमेंट क्या हो रहा है? कैसा लगा बच्चा? समझ गए? ऑल वेल। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है आज की क्लास में, एक बार और रिवाइज करते हैं, फिर कोशिश करेंगे एक टॉपिक और हो जाए, फिर छोड़ेंगे आपको। ठीक है, आदत बनाओ बेटे बैठने की। कैसे? तो आज की क्लास मैंने शुरू करी चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है और पूरा ICAI के मॉड्यूल से पढ़ा विद क्वेश्चन। चैप्टर 2 की शुरुआत मैंने करी, टोटल नंबर ऑफ यूनिट इस चैप्टर में 3 होंगे। थोड़ा टाइम टेकिंग यूनिट भी है, यूनिट 1 2 3 तीनों ही लंबे लंबे, थोड़ा सप्लाई छोटा है। तो टॉपिक जो यूनिट नंबर 1 है, इसे हमें दो टॉपिक के अंदर करना है। एक लॉ ऑफ डिमांड है और एक क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड को स्टार्ट करता हूं, तो मैंने आपको डिमांड का मतलब बताया। डिमांड मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस जो एक कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू परचेज होता है किसी मार्केट में एट वेरियस प्राइसेस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड एक फ्लो कंसेप्ट है, और क्वांटिटी डिमांड आपके पास MCQ में ये क्वेश्चन आने के सर्वाधिक बहुत ज्यादा चांसेस है। ऑल वेल। तो कुछ बेसिक फैक्टर है। नंबर 1, डिजायर फॉर स्पेसिफिक कमोडिटी मीन्स रिसोर्सेज टू परचेज द डिजायर कमोडिटी, विलिंगनेस टू स्पेंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी एट ए सर्टेन प्राइस। कुछ रिलेटेड पॉइंट्स मैंने आपको बताया। क्वांटिटी डिमांड ऑलवेज एक गिवन प्राइस पे एक्सप्रेस होती है, और डिफरेंट प्राइसेस पर लोग जो है वो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को जनरली क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। और क्वांटिटी डिमांड इज ए फ्लो एंड नॉट अ सिंगल आइसोलेटेड परचेजेस, हेंस डिमांड इज एक्सप्रेस एज, इसमें क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, इसमें डिमांड करो। क्या करना है? कर दिया? चलो, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस है? इंडिविजुअल डिमांड कौन सी होती है? इट शोज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय ए पर्टिकुलर कंज्यूमर और हाउस होल्ड एट वेरियस प्राइसेस। और इंडस्ट्री और मार्केट डिमांड मतलब होल मार्केट की डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एक सब सिस्टम होता है मार्केट का, और मार्केट डिमांड टोटल डिमांड होती है इंडिविजुअल की। सब इंडिविजुअल की डिमांड को जोड़ दो, कौन सी डिमांड आ जाएगी? मार्केट की डिमांड। फिर इंडिविजुअल डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल बनता है और कर्व बनता है। तो डिमांड शेड्यूल मैंने आपको बना के दिखा दिया।
डिमांड शेड्यूल एक टैबुलर स्टेटमेंट होती है। कौन सी स्टेटमेंट है बेटे? टैबुलर स्टेटमेंट होती है। और डिमांड कर्व कौन सा होता है? डिमांड कर्व एक ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ऑल वेल, कोई दिक्कत जी? और फिर हम लोगों ने पढ़ा क्वांटिटी डिमांड क्या होता है। क्वांटिटी डिमांड है क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ए गिवन प्राइस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और गिवन पॉइंट पे हमेशा स्टॉक की बात होती है। और फिर लॉ ऑफ डिमांड की बात करी, वाइल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट दैट इज केट्रिस, बोलो ना भाई, केट्रिस पेरिबस। When price of the goods what increase, its quantity demand and vice versa। तो फिर डिमांड कर्व आपका कैसे बनता है? मूवमेंट डाउनवर्ड होती है। अगर डिमांड बढ़ी तो एक्सपेंशन बोलोगे और घटी तो कॉन्ट्रैक्शन बोलोगे। डिमांड कर्व सेम होगा, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये बताया, हेडिंग बनाओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, नंबर 7। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सबसे पहला वाला है ए पार्ट, इसको आप बोलते हो प्राइस ऑफ द गुड्स। गुड्स का प्राइस तो बहुत सिंपल है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। तो प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। और प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होगी? ऑल वेल, समझ गए? तो लिखो इनवर्स रिलेशनशिप, ऐसे लिखो, देयर इज एन inverse relationship with price and quantity demand। प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है? और डिमांड के कम होने को आप क्या कहते हो? मूवमेंट क्या होगी? कोई समस्या? प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड क्या होगी? डिमांड के बढ़ने को क्या कहते हो? मूवमेंट क्या होगी? ऑल वेल, ये ए पॉइंट है। अब बी पॉइंट, दूसरा फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ द क्या बेटे? जरा ध्यान से समझना, क्या रिलेटेड गुड्स का प्राइस मेरे गुड्स की डिमांड पर असर डालेगा? तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिलेटेड गुड्स होते क्या। तो आप सभी लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आए हो, और कॉमन एग्जांपल दूंगा जो पहले से सुनते हुए आए हो। रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा और एक सब्सटीट्यूट गुड्स होगा। क्या होगा? सब्सटीट्यूट का मतलब जैसे चाय और कॉफी, है ना, यही एग्जांपल सुना है पहले। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है
जैसे कार और पेट्रोल, विस्की और सोडा भी बोल देते कभी कभी बच्चे। जैसे कार और पेट्रोल, ठीक है। एक के बिना दूसरे का काम अधूरा है। जैसे रजनीगंधा तुलसी, ठीक है। कुछ समझदार यहां होंगे, उनको पता लग गया होगा। एक पान मसाला आता है, लोग उसके बिना नहीं खाते। हंस रहा है बेटे, हाँ कहाँ खाता है, कौन से पनवाड़ी पे खड़ा मिलता है तू। अरे सुनना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जहां एक के बिना दूसरे का काम अधूरा है, जैसे कार और पेट्रोल। और सब्स्टिट्यूट मतलब चाय और कॉफी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ना एक चाय का प्रोड्यूसर हूं, ठीक है। तो आज मैंने ये नोट किया कि कल जितना प्राइस था, मान लो कल प्राइस था 10 रुपए का, और मेरी चाय बिकी 1000 यूनिट। आज मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आज सुबह दुकान उकान खोली, प्राइस मेरा सेम है 10 ही रुपए। आज बिका मात्र 500 यूनिट। मतलब मेरी डिमांड कल के मुकाबले आज क्या हो गई, कम हो गई। मैंने कहा यार चाय में तो कोई कमी नहीं है, क्वालिटी बिल्कुल जबरदस्त है, मैंने किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, फिर ऐसा कैसे हो गया कि मेरी डिमांड कम हो गई। तो पता चला वो कॉफी वाली कंपनी ने अपना प्राइस क्या कर दिया, कम कर दिया। मतलब मेरी डिमांड पर असर मेरे प्राइस की वजह से नहीं पड़ा, मेरी डिमांड पर असर मेरे सब्स्टिट्यूट के प्राइस के बढ़ने पर पड़ गया। मतलब मेरे सब्स्टिट्यूट ने यानी कि कॉफी ने प्राइस बढ़ाया तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, और मेरे सब्स्टिट्यूट यानी कि कॉफी ने अपना प्राइस कम करा तो मेरी डिमांड भी। आपको नहीं लगता पॉजिटिव रिलेशन है? उसने प्राइस बढ़ाया, मेरी डिमांड बढ़ गई, उसने प्राइस कम किया, मेरी डिमांड ऑल वेल। तो कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, ऑल वेल। कौन सा रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूट में। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री की। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कार पेट्रोल। मान लो मैं पेट्रोल बेचता हूं, सेम प्राइस है 94 रुपीज पर लीटर का पेट्रोल बिकता है। आज देख रहा हूं कि गाड़ियां जो है वो लाइन से आ रही हैं। क्या बात है, आज मेरे पेट्रोल को खरीदने के लिए गाड़ियां लाइन से आ रही है। मतलब मेरे पेट्रोल की डिमांड, मैंने कहा यार प्राइस भी सेम है, सब कुछ सेम है, क्यों बड़ी होगी डिमांड, गाड़ियां सस्ती हो गई होगी। और नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, मेरे पेट्रोल कोई पेट्रोल खरीदने ही नहीं आ रहा, मतलब डिमांड कम हो गई, पचला गाड़ियां क्या हो गई, महंगी हो गई। आपको नहीं लगता इनवर्स रिलेशनशिप है? उसने महंगा किया, उसने प्राइस बढ़ाया, मेरी डिमांड कम, उसने प्राइस कम किया, मेरी डिमांड। यह है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स के बारे में बात। ऑल वेल, क्लियर है? जरा नोट करेंगे। नोट करो, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, जिनको आप एक दूसरे की जगह पर यूज।
तो बताओ कौन सा रिलेशन बताया था, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। उसका प्राइस बढ़ेगा, मेरी डिमांड बढ़ेगी सब्स्टिट्यूट में। उसने प्राइस कम किया, मेरी डिमांड कम हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं। कॉफी वाले ने अपना प्राइस बढ़ाया तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, लोग चाय पियेंगे। कॉफी ने अपना प्राइस कम किया, मेरी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो लिखो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड ऑफ अदर। ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बताओ, ये एक साथ यूज करते हैं या अलग अलग? जैसे कार पेट्रोल कभी अलग अलग होती है, लिखो यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई ए गिवन वांट। तो कौन सा रिलेशनशिप होता है यहां पर? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड ऑफ अदर। ठीक है, तो इसका मेरे को डिमांड कर्व बनाना है, बट समय अब हो चुका है, बच्चे आ चुके हैं, तो ठीक है, आपसे मिलेंगे फिर अगली क्लास में। अगली क्लास में यहां से कंटिन्यू करेंगे, आप सभी पढ़कर आना।